हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपसे मिलने आया है आपका प्यारा जी कुमार। दोस्तों, आज आपका फिल्म चलेगा गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश के इतिहास का फिल्म आज मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बात आपसे कहनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे घबरा क्यों गए हैं? जल्दीबाजी में क्यों आ गए हैं? हड़बड़ाहट घबराहट में क्यों आ गए हैं? क्यों चाहते हैं कि जल्द से जल्द सर से पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया जाए? क्यों चाहते हैं कि कोई ऐसा मंत्र फूके कि सर वाला सारा ज्ञान आपको मिल जाए? हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है बेटा। मैं अभी आया ही हूं, अभी तो शुरुआत की है मैंने, अभी अभी तो मैंने चालू किया है ना? तो शुरू किया है तो कुछ दिन वेट वॉच कीजिए। सब चीज एक ही बार कैसे आपको दे दिया जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये संभव नहीं है, मेरे लिए नहीं, धरती के किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ईश्वर के लिए भी नहीं। ईश्वर भी समय से ही देते हैं। बारिश बरसात में होती है, धूप धूप के समय ही निकलता है, छांव छांव के समय ही आता है। इसलिए आप लोग हर चीज को बहुत जल्दीबाजी में प्राप्त करने का प्रयास न कीजिए। धरफर का ब्याह कनपट्टी में सिंदूर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान में, मुझे सब बात ध्यान में है, मुझे सब बात ध्यान में है। मुझे क्या पढ़ाना है, कहां से क्या छूट गया है, कहां से किस बात को मेकअप कर देना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे सब पता है। कहां से गहराई में जाना है। अभी तो आप लोग को इतिहास से प्यार करवा रहे हैं। इतिहास से अगर प्यार नहीं होगा आपको तो निश्चित तौर पे रिजल्ट नहीं आएगा आपका इतिहास का। अभी तो प्राचीन भारत ही चल रहा है, उसमें भी बिल्कुल गहराई में नहीं गया हूं। अभी बहुत सारी मोती है जो निकाल के चुन के आपको देना बाकी है। पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका, ये फाउंडेशन बैच है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे मुझे देखते हैं, हजारों बच्चों ने एडमिशन लिया है, कई हजार बच्चे देखते हैं। उन हजारों कई हजार बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे ये वे हैं जिन्हें इतिहास का ABCD नहीं आ रहा है, इतिहास का इति नहीं पता है। उन्हें भी तो पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सीनियर बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर इससे कुछ और डीप में जाइए, इससे कुछ और डीप में जाइए। तो एक ही बार इतना डीप में मत जाइए कि डूब ही जाइए, है ना? सबों को पहले एक लेवल में लाने दीजिए। और ये तो फाउंडेशन बैच है, अभी महीनों चलेगा। 7 से 8 महीना का कोर्स है GS का। अभी तो 7-8 दिन का क्लास ही हुआ है। जान लीजिए, आप लोगों का जो बीच में कुछ छूट जा रहा है, आप लोग का जो बीच में कुछ छूट जा रहा है, कुछ जो छूट जाता है, उसके लिए भी आप घबराहट में नहीं आए बेटा। क्यों घबराते हैं? अब जैसे मैंने जान के छोड़ा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, क्योंकि वो भगवान की कहानी है, गौतम बुद्ध और महावीर की कहानी है। उसको अगर हम मगध साम्राज्य में घुसाते 600 ईसा पूर्व के आसपास, तो आपका मजा किरकिरा हो जाता। नए बच्चे जो कहानी के माध्यम से इतिहास से प्यार हो गया है जिसको, उन लोगों का प्यार कम था। इसलिए भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना किए हैं कि भगवान आपको जिस दिन प्राचीन भारत खत्म करेंगे उस दिन आपको ले आएंगे, आपका काल बतला देंगे। 600 ईसा पूर्व के आसपास आपका इतिहास रहा है। तो निश्चिंत रहिए आप लोग बेटा, हमारे ध्यान में सब बातें हैं, सब बात मेरे दिमाग में चलती रहती है। आप जितना सोच सकते हैं उससे कई लाख गुना ज्यादा ना हम सोच सकते हैं। इसीलिए निश्चिंत होकर ज्ञान का आनंद लीजिए। गुरु को नसीहत देने से ज्यादा बेहतर है कि गुरु के पास जो भी है उसे प्राप्त कर लिया जाए, गुरु के ज्ञान को अर्जित कर लिया जाए। यही ज्ञान प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए अभी तो शुरुआत किए हैं, अभी आगे आगे चलते जाइए। जब अभी प्राचीन भारत भी नहीं समाप्त हुआ है, मध्यकालीन स्टार्ट होगा, उसके बाद आधुनिक स्टार्ट होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक भारत का इतिहास तथा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से। अगर मैं केवल आधुनिक भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू में पढ़ा देता तो आपको शुरू में यह लगता कि वाह वाह सब क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन आपको पता नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत के जो पूछे जाते हैं, जब वो नहीं बनते आपको तो रिजल्ट नहीं आता। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। उसका क्या कारण है? कारण यही है ना कि वो आवश्यकता से अधिक होशियार है। इसलिए पढ़िए, आप अपने इस गुरु, आप अपने इस पिता पे यकीन रखिए। आपको हर कीमत पे रिजल्ट दिया जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है। चलते हैं अब हम आपको फिल्म नंबर 9
जिसका नाम है गुप्त वंश का इतिहास। तीन सौ ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच ये है गुप्त वंश का इतिहास। और आप लोग को मैं बतला दूं कि इसके इतिहास से पहले आपने जो सिनेमा सुना था 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का सिनेमा, उसमें आपको मैंने बतलाया था कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। बंदर बांट की तरह भारत के विभिन्न हिस्सों पर कुछ तो आक्रमणकारियों ने आकर कब्जा जमा लिया था, कुछ यहाँ के ही पुराने राजवंशों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था। बहुत सारे वैसे राजवंश थे जो मौर्य साम्राज्य के अधीन थे, उन्हें भी मौका मिला मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, और वो जहां पाए वहां पे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कह दिया कि ये मेरा क्षेत्र है। और हम नहीं पहचानते थे अशोक को, हम नहीं पहचानते थे किसी को, हम चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं जानते थे। यही है समय। समय जब आदमी का बिगड़ता है तो समझ लीजिए कि कोई अक्ल काम नहीं आता है, इसलिए समय को कभी बिगड़ने न दीजिए। चलते हैं गुप्त वंश का इतिहास। फिर से 300 ईस्वी के आसपास भारत में इन सभी छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके एक ऐसा वंश उदित हुआ जिसने पूरे भारतवर्ष को एकीकृत किया, और इसी वंश का नाम था गुप्त वंश। और हमें पढ़ना है गुप्त वंश का इतिहास, गुप्त वंश का इतिहास, गुप्त शासकों का इतिहास। यह इतिहास इतना स्वर्णिम है। इस काल में, गुप्त वंश के शासन काल में, भारत ने चतुर्दिक प्रगति की, चाहे बात शिक्षा की हो, ज्ञान की हो, साहित्य की हो, स्थापत्य की हो, कला की हो, सारे क्षेत्र में, विज्ञान की हो, सभी क्षेत्रों में भारत ने बेजोर प्रगति की। इतनी प्रगति की, इतनी प्रगति की, इतनी प्रगति की कि इस काल को अर्थात गुप्त वंश के शासन काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल अर्थात सोना का काल कहा गया है। याद रखिए, इस काल में भारत ने चतुर्दिक प्रगति की। क्षेत्रों का विकास तो हुआ ही, भारत का एकीकरण तो हुआ ही, शक्तियों में इजाफा हुआ ही, इसके अलावा इस काल के राजाओं ने विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, कलाओं, इन सब को इतना प्रश्रय दिया। जब मैं अभी कहानी सुनाऊंगा आपको विभिन्न राजाओं की इस वंश के, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इस काल में महान महान व्यक्ति बड़े बड़े राजाओं के दरबार में शोभायमान थे, शोभा बढ़ाते थे उनकी, जिन्हें भारत ही नहीं विश्व स्तर का व्यक्ति कहा जाता है। जान लीजिए, गुप्त वंश के इतिहास में सबसे पहले हम शुरू करते हैं श्री गुप्त से। गुप्त वंश का पहला राजा श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त को ही गुप्त वंश का पहला शासक माना जाता है। किंतु याद रखिएगा कि इसके बारे में, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, और बहुत सारे विद्वानों में दिग्भ्रमण है, यानी कि दिग्भ्रमित है वे। बहुत सारे इतिहासकार इसे श्रीगुप्त को गुप्त वंश का प्रथम शासक नहीं मानने को तैयार है, और अगर बहुत सारे इतिहासकारों ने इसे माना ही है तो केवल मान लिया है कि चलिए मैं मान लेता हूं कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था। किंतु इस वंश का पहला वास्तविक शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को भारत के इतिहास का, गुप्त वंश का पहला वास्तविक शासक माना जाता है। अगर आपसे पहला शासक पूछेगा तो श्रीगुप्त राइट आंसर होगा, लेकिन प्रथम वास्तविक शासक पूछेगा कि गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। यह वह शासक था जिसने वैवाहिक संबंध, एक
वैवाहिक संबंध के द्वारा यह लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के कारण बहुत ही ज्यादा इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी नाम था उसका। माना जाता है कि वह लड़की इतनी दैवीय गुण वाली थी, इतनी विलक्षण थी, इस प्रकार की उसमें प्रतिभा थी, इस प्रकार की दैवीय शक्ति थी कि यह व्यक्ति चंद्रगुप्त प्रथम का इतना ज्यादा विकास हुआ कि इसे मुख्य रूप से इसकी पत्नी के कारण ही जाना जाता है, कुमार देवी के कारण जाना जाता है। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल का सबसे बड़ा खासियत यही था कि इसने कुमार देवी से विवाह किया था। माना जाता है कि लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के बाद इसमें इसके विभिन्न शक्तियों में काफी इजाफा हुआ और ऑटोमेटिक यह व्यक्ति भारत के महान शासकों में एक गिना जाने लगा। याद रखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया और यह भारत के इतिहास के महान शासक में एक गिना जाता है। इसके बाद शासन किया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को भारत के इतिहास का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी आप सबों को विश्व इतिहास में पढ़ाया जाएगा, मेरे ही द्वारा पढ़ाया जाएगा। उसने रक्त एवं लौह की नीति का अनुसरण किया था, उसने रक्त एवं तलवार की नीति का अनुसरण किया था और फ्रांस के एकीकरण में उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था नेपोलियन बोनापार्ट का। जान लीजिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसने भी रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई। रक्त एवं तलवार की नीति का मतलब होता है रक्त एवं तलवार की नीति का मतलब होता है कि मेरी बातों को या तो तुम मान लो और नहीं तो अपना वध होने के लिए तैयार हो जाओ, अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। इसे ही कहा जाता है रक्त एवं तलवार की नीति। तलवार से रक्त को निकाल दिया जाना किसी के शरीर से, इसे ही कहा जाता है लौह एवं रक्त की नीति या रक्त एवं तलवार की नीति। जान लीजिए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। याद रखिए, इसने भारत के चारों दिशाओं के राजाओं को एक एक करके हराया। इसने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत किसी भी राज्य के राजा को नहीं बख्शा और यह अपनी सेना लेकर निकल पड़ा दिग्भ्रमण के लिए, दिग्विजय के लिए। और ये इसने दर्जनों राजाओं को हराया, दर्जनों राजाओं का सर धड़ से अलग किया, दर्जनों राज्यों पे कब्जा कर लिया और इस प्रकार समुद्रगुप्त ने पूरे भारतवर्ष के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। समुद्रगुप्त बहुत ही शक्तिशाली था और इसके सामने आने से पहले कोई भी राजा यह मान लेता था कि इससे युद्ध में जीता ही नहीं जा सकता। विशाल सेना के साथ चलने वाला यह व्यक्ति समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन, विश्व के इतिहास में सदा ही याद रखा जाएगा। याद रखिए, समुद्रगुप्त ने जब इसका मन भर गया, हाँ एक बात और याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह एक ऐसा राजा था कि जंगली प्रदेश के राज्यों के राजाओं को भी हराने का इसको श्रेय दिया जाता है। जैसे जनरली जो राजा हुआ करते थे तो जो प्रमुख राज्य होते थे उनके राजाओं को ही वो हराने पर विश्वास करते थे, लेकिन समुद्रगुप्त कोना कोना में बसा हुआ जो राजा जो स्वतंत्र रूप से है उसको हराने में विश्वास करता था और अरण्य प्रदेश यानी जंगली प्रदेश के राजाओं को भी हराने की इसे उपाधि दी गई है। अरण्य प्रदेश का स्वामी कहा गया है समुद्रगुप्त को, अरण्य प्रदेशों का स्वामी, अर्थात अरण्य राजाओं को भी इसने हराया था। अरण्य राज्य के राजाओं का
संहारक। समुद्रगुप्त भारत के इतिहास में बेहद शक्तिशाली शासक माना जाता है और इतना शक्तिशाली होने के बाद भी, इतना क्रूर होने के बाद भी वह संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी माना जाता है। याद रखिए, संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी माना जाता है समुद्रगुप्त, और इसे उस काल की सिक्काओं पर संगीत में बीना बजाते हुए दिखलाया गया है। बीना बजाते हुए दिखलाया गया है समुद्रगुप्त को उस काल के सिक्के पे, उसके सिक्कों पर। हमेशा याद रखिएगा आप लोग, गुप्त वंश हमेशा याद रखिएगा, गुप्त सम्राटों ने ही सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाया था भारत में। सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाया था गुप्त। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, इससे पहले वाला जो सिनेमा में हम बतलाए थे, ऊपर वाला जो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का जो उत्तर भारत के इतिहास में जो बतलाए थे, हिंद यूनानी शक पार्थियाई और कुषाण में, तो समझ लीजिएगा कि हिंद यूनानी ने सबसे पहले सिक्का चलाया था। उ चारों में, वो जो चारों आक्रमणकारी आकर जो भारत में बस गए थे, उसमें सबसे ज्यादा सिक्का चलाया था कुषाणों ने। लेकिन भारतवर्ष का अगर पूछा जाए प्रश्न कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाने का किस राजवंश को योगदान जाता है, किस राजवंश का नाम आता है सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चलाने में, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपको गुप्त वंश को, इसीलिए तो इसे स्वर्णिम इतिहास कहा जाता है, सोना का युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सोना, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का यह चलाया था। इसमें कंफ्यूजन आएगा, अगर ऑप्शन में है हिंद यूनानी शक पारसियाई और कुषाण, तो कुषाण राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरे भारत का प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का कौन राजवंश चलाया था, तो क्लियर है कि गुप्त राजवंश चलाया था। ठीक है, गुप्त राजवंश याद रखिएगा। गुप्तों ने सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का चलाया था। समुद्रगुप्त भारत के इतिहास का नेपोलियन, दुनिया का महान शासक और रक्त एवं तलवार की नीति पर शासन करने वाला समुद्रगुप्त। इसके बाद इसका बेटा हुआ जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। या विक्रमादित्य। बचपन में आप लोग सुने होंगे विक्रम 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 बैताल ताल ताल, सुने हैं ना विक्रम बैताल की कहानी। जो विक्रम के कंधा पर एक प्रेत बैठ जाता था और वह कहता था कि मुझे तुम एक कहानी सुनाओ, और उस कहानी से जब वो बैताल प्रश्न पूछता था तो विक्रम को जवाब देना पड़ता था। अगर वो जवाब नहीं देता तो उसके पीठ पर ही हमेशा बैठा रह जाता वो। इसीलिए प्रत्येक दिन विक्रम को, इसी विक्रमादित्य को, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहानी सुनाना पड़ता था। और जब कहानी सुन लेता था बैताल तो उसे प्रश्न करता था। अब प्रश्न का ये इतने धर्मपरायण शासक थे कि एकदम सटीक उत्तर देते थे, और उस दिन के लिए वो बैताल भाग जाया करता था और फिर कल होके आके उनके पीठ पर बैठ जाया करता था। ये कहानी है, किंवदंती है, इस पर भी धारावाहिक आप लोग देखते होंगे। विक्रम बैताल इन्हीं पे है। याद रखिए, दुनिया के इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ये भारत के नहीं, मैं भारत की बात नहीं करता, पूरे विश्व के जो 2-4-10 को सबसे बेहतरीन राजा हुए हैं उसमें से एक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। यह इतने वीर थे, इतने पराक्रमी थे, इतने सहनशील थे, इतने धर्मवान थे कि माना जाता है कि इनके पीछे प्रेत पड़ गया था। इनके पीछे एक प्रेत पड़ गया था कि हम तुम्हारे धर्म का नाश करके छोड़ेंगे,
और इन्होंने भी कहा था कि तुम चाहे मुझे जितना परेशान कर लो, जितना तंग कर लो, तुम मेरा नाश कर सकते हो, मेरा संहार कर सकते हो, मेरा सर्वनाश कर सकते हो, लेकिन मेरे धर्म का नाश करना तुम्हारे बस में नहीं है। याद रखिए, ये वो राजा थे जिनकी प्रजा अपने पिता से भी ज्यादा इन्हें प्रेम किया करते थे। ये वो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये प्रत्येक दिन अपना भेष बदलकर और गरीबों के नगर में जाके, गरीबों के बस्तियों में जाकर यह पता लगाया करते थे कि हमारे किसी भी जनता को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। ये वो राजा थे जिन्हें एक भी ऐसी जनता नहीं थी जो प्रेम नहीं करती थी। ये वो राजा थे जिनके लिए जान निछावर करने को इनकी सारी जनता सदा ही तैयार रहती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में अनगिनत ऐसी कहानी है, असंख्य ऐसी कहानी है जिनसे इनकी महानता का परिचय मिलता है। यह व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे और इसके दरबार में उस काल में भारत ही नहीं, दुनिया के जो सबसे महान 9 रत्न थे वो मौजूद रहते थे। दुनिया के इतिहास के, दुनिया उस समय भारत में मौजूद और दुनिया स्तर के 9 सबसे विद्वान लोग इनके दरबार में मौजूद रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के दरबार में, और वे इनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उन्हें नवरत्न की उपाधि दी गई थी, जिसमें से कुछ का नाम है कालिदास, आर्यभट्ट, वराह मिहिर, धनवंतरी, अमर सिंह इत्यादि। ये वही कालिदास थे जिन्हें दुनिया स्तर का महान साहित्यकार माना जाता है, और इनकी जो कालजयी रचनाएं कुछ हैं कालिदास की, वो आप लोग को पता होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन, रघुवंशम, ये सब इतिहास में सदा ही याद रखा जाएगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उन किताबों को याद रखा जाएगा, उन किताबों की महिमा का बखान किया जाएगा। कालिदास नहीं लिखी थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इनके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। याद रखिए, आर्यभट्ट ये वही व्यक्ति थे, ये वही महान थे जिन्होंने शून्य का प्रतिपादन किया। ये वही व्यक्ति थे जिन्हें गणित का महाज्ञाता कहा जाता है। यह वही व्यक्ति थे जिन्हें खगोल शास्त्री का महाज्ञाता कहा जाता है। ये वही व्यक्ति थे जो शून्य का प्रतिपादन करने के साथ साथ गणित के ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जो बाद में चलकर लोहा मान लिए गए। बाद में चलकर लोगों के मन में यह आ गया कि इनसे ज़्यादा बड़ा गणितज्ञ सृष्टि में शायद ही कभी कोई पैदा हुआ हो। वराह मिहिर ये दुनिया स्तर के, पूरे दुनिया में जो महान खगोल शास्त्री हुए हैं, जितने खगोल शास्त्री पूरे दुनिया स्तर पे हुए हैं, उनमें से एक थे वराह मिहिर। ये आर्यभट्ट के ही स्तर के खगोल शास्त्री थे, आर्यभट्ट के ही स्तर के खगोल शास्त्री रहे थे। धन्वंतरी, याद रखिए, चिकित्सा क्षेत्र का भगवान धन्वंतरी माना, ये देवता थे, इन्हें देवता की उपाधि दी गई है और माना जाता है कि दुनिया स्तर की ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो धन्वंतरी के पास जिनका इलाज नहीं था। ये वो चिकित्सक थे, वो चिकित्सा शास्त्र के वो ज्ञाता थे, ये चिकित्सा शास्त्र के वो देवता थे जिनकी आज भी पूजा की जाती है। धन्वंतरी से बड़ा चिकित्सीय स्वामी किसी को नहीं माना जाता है। ये दुनिया स्तर के महान चिकित्सा शास्त्री थे। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं जो पूजा करता हूँ प्रत्येक दिन, उसमें स्वास्थ्य के लिए भी भगवान से कामना करता हूँ और मैं प्रत्येक दिन इनका नाम लिया करता हूँ, प्रभु धन्वंतरी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कीजिएगा। ये देवता थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। यह थे
धनवंतरी। अमर सिंह ही अभी वाला जो नेता सब है वो भला अमर सिंह नहीं समझिएगा, ये उस जमाने के महान विद्वान थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य की शोभा बढ़ाया करते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य भारत के ही नहीं विश्व के इतिहास में जाने जाते हैं अपनी सहिष्णुता के लिए, अपने दयावानता के लिए, अपने दानवीरता के लिए, अपनी सहनशीलता के लिए, अपनी प्रजावत्सलता के लिए। प्रजा इनके दरबार में उतनी खुश थी जितना कि राम के दरबार में, राम राज्य में प्रजा खुश थी। और याद रखिएगा कि व्यक्ति ही नहीं, इनसे तो शैतान को, भूत प्रेत को भी जलन होती थी, जलन की भावना थी। इसी कारण इनके पीछे एक प्रेत पड़ गया था कि मैं आपको धर्म भ्रष्ट करके छोड़ूंगा। किंतु आप लोग की जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि अंत में, सबसे अंतिम दिन वह प्रेत इनके चरणों में गिर गया और बोला कि संसार में हर किसी का धर्म भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन हे विक्रमादित्य, आपका धर्म भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको जो वर्षों परेशान किया है, हमने आपको जो आपकी जो परीक्षाएं ली हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और यह कहकर वह प्रेत चला गया था। इसी पर एक धारावाहिक है विक्रम बेताल, जो हमने तो बचपन में देखी थी, आप लोग भी देखिएगा। फिर विक्रमादित्य के महानता का, चंद्रगुप्त द्वितीय की महानता का आपको आभास हो जाएगा। याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय भारत के इतिहास के महान शासक, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। नवरत्न इनके दरबार में होते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही महान चीनी यात्री फाहियान 399 में भारत आया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इनके दरबार में 399 ईस्वी में भारत फाहियान आया था। फाहियान, भारत में कौन आया था? फाहियान। कितना में? 399 ईस्वी में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को एक और नाम से भी जाना जाता है, सकारी के नाम से। उस जमाने में शक लोग काफी परेशान, शक जानते हैं ना, आक्रमणकारी हिंदी यूनानी, शक, पार्थियाई, कुषाण, मैंने पिछले सिनेमा में सुनाया है ना। तो शक लोग ना, ये गुप्त लोगों को, गुप्त जनता को बहुत परेशान किया करती थी। तो शुरू वाले राजा इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वो शकों का संहार कर सके, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने गुप्त काल की जनता को परेशान करने वाले शकों को पराजित किया और इसी कारण उसे सकारी कहा जाता है। शक काफी शक्तिशाली थे, इसलिए दूसरे राजा उसका दमन करने का सोचते भी नहीं थे। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने शकों का संहार किया, इसीलिए उन्हें सकारी की उपाधि दी गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय कई नामों से जाने जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, सकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत के इतिहास के महान शासकों में एक गिने जाते हैं। इन्हें कई और कारणों से भी भारत में याद रखा जाएगा। इन्होंने दक्षिण भारत के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध कायम करके उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध कायम किया। ये चाहते तो दक्षिण भारत के राजाओं का दमन करते, ये चाहते तो दक्षिण भारत के राजाओं को हराते, उनके राज्य पर कब्जा जमा लेते। लेकिन इन्हें पता था कि बेवजह का युद्ध शांति को परेशानी में डालने वाला होता है, और ये निरर्थक युद्ध से बचा करते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, इसलिए इन्होंने दक्षिण भारत के उन राजाओं पर हमला नहीं किया जो अगर इनकी इच्छा हो जाती तो जिस पर ये कब्जा जमा सकते थे, उस पर भी इन्होंने कब्जा नहीं जमाया और दक्षिण भारत के उन राजाओं को छोड़ दिया। याद रखिए, ये जो काल था स्वर्ण काल, गुप्त वंश का काल, उसमें भी जो सबसे स्वर्णिम अध्याय लिखाया वह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य नहीं लिखा। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, इन सबों का काफी विकास हुआ। आप इन विद्वानों के संरक्षण से ही आप समझ सकते हैं कि इस काल में कितना विकास हुआ होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने संरक्षण दिया उन सारे विद्वानों को जो भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से आते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय अक्सर
साहित्य का एक प्रतियोगिता रखा करते थे, विभिन्न साहित्यकारों को बुलाया करते थे, विभिन्न विद्वानों को बुलाया करते थे, स्वयं दरबार में बैठते थे और उन विद्वानों की योग्यता का परीक्षण लिया करते थे। स्वयं भी चूंकि विद्वान कोटि के थे, इसलिए स्वयं भी मंतव्य मंत्रणा किया करते थे। और इस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भारत को बहुत ऊंचाई तक योगदान दिया। भारत के इतिहास को स्वर्णिम बनाने में गुप्त वंश में यही राजा सबसे उत्तम श्रेणी में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य या सकारी। इससे आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद बहुत से राजा हुए गुप्त वंश में, क्योंकि 300 से लेकर 550 ईस्वी तक का शासनकाल आता है गुप्त वंश के अंतर्गत। लेकिन मुख्य रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दो राजा ऐसे थे जिन्हें इतिहास में याद रखा जाता है, इतिहास में उन्हें याद किया जाता है। कुमारगुप्त। विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कुमारगुप्त था। इन्होंने इन्होंने विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक हुए। विष्णुगुप्त गुप्त वंश के अंतिम शासक हुए और ये काल स्वर्णिम काल जो है गुप्त वंश का इतिहास। इसके अलावा मेरा पीडीएफ भी देख लीजिएगा ताकि सारा क्वेश्चन उससे बन जाए। और एक बात और, ये जो गुप्त काल था इसके बाद एक अध्याय और बच गया है जिसकी मैं भूमिका आपको सुना दिए देता हूं। फिल्म नंबर 10, हर्षवर्धन का साम्राज्य। इसके बाद बचेगा केवल और केवल एक जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हालांकि वो सिनेमा है बीच का, पहले का सिनेमा है, वो 600 ईसा पूर्व के आसपास का सिनेमा है। मतलब मगध के साम्राज्य के ही बीच का सिनेमा है। मगध के साम्राज्य स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले जैन धर्म बौद्ध धर्म नियमता मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन चूंकि कहानी राजाओं की डिस्टर्ब हो जाती इसलिए मैंने उनको अंत में लाने का सोचा और अंत में उसे बतला दूंगा। हर्षवर्धन, याद रखिए, भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन को भला कौन नहीं जानता। भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक गिना जाता है हर्ष को, राजा हर्षवर्धन को। याद रखिए, इन्हीं के दरबार में आया था महान चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग इन्हीं के दरबार में आया था, हर्षवर्धन के काल में ही आया था और इनके दरबार में बहुत वर्षों तक रहा था और उन्होंने ही अपनी जीवनी लिखी जिसमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा बेटा, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उत्तर भारत में था। 550 ईस्वी के आसपास जब गुप्त वंश का साम्राज्य का अंत हो गया तो फिर से भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। देखिए, ये इतिहास ही ऐसा है, हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ। इतिहास स्वयं को दोहराया करता है, इतिहास खुद को दोहराता है, सदा याद रखिएगा। इसलिए मन को यह समझा लीजिएगा कि अगर कोई गरीब है तो मन को समझा ले कि उसके 7 वंश के अंदर कोई ना कोई ऐसा राजा होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लेगा जो पूरे दुनिया में नाम कर देगा, फिर 7 खानदान तक फिर नीचे जाएगा। यही इतिहास है, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इट्स सेल्फ। याद रखिएगा, इतराइएगा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा है। आप ही के खानदान में 7 खानदान के अंदर कोई ना कोई भीख भी मांगेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। यही इतिहास है और इसीलिए इतिहास को जाना जाता है। हर्षवर्धन का
जो सिंहासन था, हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था, हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। और इसके और शशांक का युद्ध दुनिया में विख्यात है। हर्षवर्धन कन्नौज के स्थानेश्वर का शासक था। इसने वहीं से पूरे उत्तर भारत पर शासन किया। हर्षवर्धन के शासनकाल की कई बातें विशेष थी, जिसमें से शशांक के साथ इसका लड़ाई जब हम सुनाएंगे आपको अगले सिनेमा में, तो आपका दिल झकझोर जाएगा। बहुत ही रोमांटिक कहानी है, बहुत ही जीवन भर दोनों लड़ते रहा और दोनों में से कुछ नहीं मिला किसी को। निरर्थक युद्ध इसी का नाम है। बेवजह की लड़ाई हुई थी शशांक और हर्षवर्धन में, जिसके कारण हर्षवर्धन के जीवन की खुशियां चली गई थी। तो हम आप लोगों को यह सिनेमा कल दिखलाएंगे, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा सिनेमा देखिएगा तो कन्फ्यूजन पैदा होगा। मैं आप लोगों से चलते चलते एक बात कहना चाहता हूं कि जिस लेसन का, जिस सिनेमा का पीडीएफ पहुंचता है आपके पास, उसको देखते हैं कि सिर्फ रख देते हैं। मेरे केवल कहानी से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, मेरे कहानी से कुछ क्वेश्चन बनेगा और कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएगा। तो जो छूट जाएगा उसके लिए मेरा पीडीएफ है, जो मेरी किताब का ही एक हिस्सा है। मैं बार बार दोहराता हूं, मैं एक राइटर हूं, तो मेरी किताब का जो कुछ हिस्सा है उसको अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन हर अध्याय से आपको कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो बाद में हमको जिम्मेवार नहीं ठहराइएगा। पूरा मेरा कहानी देख लेने का, ये तो इंटरेस्ट के लिए हम आपको कहानी सुनाते हैं। देख लेने के बाद जो चीज बच जाता है वो मेरे असाइनमेंट में देख लीजिए, मेरी किताब में देख लीजिए, और तब हिम्मत है तो क्वेश्चन छोड़ कर दिखा देना। जय हिंद।